Hi everyone. Today we are going to discuss about financial literacy and awareness program training sponsored by NSC, National Stock Exchange. As you know, India is a great country, but अगर financial literacy की बात करें, so we are lacking in this field, and that's why the biggest stock exchange of the country, National Stock Exchange, is running such kind of the campaign. ये जो ट्रेनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग क्यों रिक्वायर्ड है। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि पीपल आर फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, दे आर लिटरेट बट नॉट फाइनेंशियल लिटरेट। फाइनेंशियल लिटरेसी से हमारा मीनिंग किस चीज से है कि जब आप अपने फाइनेंस के डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपको कितना पैसा कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से आएगा, उसके बीच में ब्रिज क्या हो सकते हैं, क्या आप डेफिशिएंसी हो सकती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सारी चीज़ों की जो है प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ेगी, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग हो, चाहे आपकी कंटीजेंसी प्लानिंग हो। तो ये सारी प्लानिंग जब आप एजेंट पे डिपेंड न रह के खुद से करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। इसी चीज़ को लेके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये जो ड्राइव है, ये इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उन सभी के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है गाइडलाइन का काम करेगी। हम इसमें ऑपरेशंस गाइडलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम इसमें पीपीटी को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, एटलीस्ट मिनिमम क्या आपको बताना है, वो सब हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ये पीपीटी देख रहे हो, इसकी सेकंड स्लाइड में जो एक एनएससी का लोगो लगा हुआ है, आपको इसके साथ में एक फोटो लेना है। एटलीस्ट 2 फोटो आप लीजिए, किसी भी पर्सन को आप कैमरा दे दीजिए, वो इस पीपीटी के साथ में आपका फोटो कैप्चर करे। आपको एनएससी का लोगो साथ में दिखे इस तरीके से आपको खड़ा होना है। उसके बाद आपको 4-5 फोटो फ्रंट से लेने हैं जो सामने आपके ऑडियंस बैठे होंगे। इसके बाद में आपको अटेंडेंस सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। किसी भी एक स्कूल के टीचर्स को बोलना कि प्लीज सभी के साइंस हमें चाहिए, दिस इज अटेंडेंस फ्रॉम आवर साइड, इट इज मस्ट, सो मेक श्योर एवरीवन शुड मेक द साइन। तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, बट आप ये काम शुरू में ही कर दीजिए क्योंकि बाद में हो सकता है कुछ लोग निकल जाएं या फिर आप भूल जाएं। तो बेटर है कि शुरू में जाते ही आप अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लें। जो फीडबैक का एक लिंक है वो लिंक उनके कोऑर्डिनेटर को दे दें। आजकल हर स्कूल्स के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, वो सभी को भेज देंगे। और आप स्टार्टिंग में ही उनको क्लियर कर दें कि ये ट्रेनिंग में आप कुछ बेचने वाले नहीं हैं। आप कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई मार्केटिंग, कोई स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं करेंगे, सो दैट दे मेक क्लियर देयर माइंड कि इट इज जस्ट ओनली अवेयरनेस प्रोग्राम। यू आर नॉट कम हियर टू एडवर्टाइज एनीथिंग, सेल एनीथिंग लाइक दैट। उनके माइंड का जो लॉक है थोड़ा सा, जो कभी पहले मिस सेलिंग हुई है इंश्योरेंस कंपनीज ने की है स्कूल्स के अंदर में, या फिर किसी अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए की गई है, उनको बोल देना कि हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा क्रॉस सेलिंग या कोई भी मैंडेटरी क्लोज कुछ नहीं होगा। दे विल हैप्पी टू लिसन दिस फ्रॉम योर साइड। अब देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाना है कि लाइफ की स्टेज क्या है। 25 साल तक मोस्टली इंडिया में जो है बहुत कम लोग हैं जो 25 साल से पहले कमाने लग जाते हैं। तो 25 साल के बाद ही एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पर्सन के ऊपर शुरू होती है। इससे पहले तो पर्सन जो है पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, या फिर जो जो भी कर रहे हैं, 25 साल से लेके 60 साल के बीच तक आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। आपको यहाँ पे पैसा चाहिए। शादी होने के बाद बच्चे होंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की मैरिज करनी है उनको, बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब आपको कंप्लीट करनी है। तो उनको एहसास दिलाइए कि आपको वट एवर इज रिक्वायर्ड इन लाइफ। और अगर ये प्लानिंग करके करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बिना प्लानिंग करेंगे तो फिर टाइम अपने तरीके से सिखाएगा। लाइफ की डिफरेंट स्टेज उनको आपको बतानी है। इस पे ज्यादा आपको टाइम, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज द पीपल वेरी वेल नो कि उनके लाइफ में गोल क्या है। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर नहीं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ उनको यह एहसास दिलाइए कि आप लोगों को आपके जो सेविंग है और जो इनकम सोर्स है वो एक डाटा उसका कंपाइल करके आपको नोट करना है। इसके बाद में आप उनसे पूछिए कि व्हाट काइंड ऑफ द रिसोर्सेज यू नो वेयर यू कैन पुट द मनी। आपका पैसा आप कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं, तो बहुत सारे आंसर्स आएंगे आपके सामने। कोई बैंक कहेगा, कोई गोल्ड कहेगा, कोई रियल एस्टेट कहेगा। मेक श्योर यू हैव टू एंगेज देम, बिकॉज अगर आप बोलते रहेंगे, दे आर टीचर, उनको तो खुद बोलने की आदत है। आपकी बात वो क्यों सुने, इसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस उनको दिखाइए और उनको एंगेज कर दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए। सबसे लास्ट वाले पे, सबसे फर्स्ट वाले पे अटेंशन कीजिए, दो तीन के लोगों के नाम पूछ लीजिए, उनको गेट देम इन्वॉल्व। उनसे पूछिए कि अगर आपका पैसा स्पेयर में है तो वो कहाँ रहता है। डोंट आस्क द मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं पूछना, सिर्फ पूछना है कि कहाँ हो सकता है। क्या आपका पैसा किस परसेंट पे बढ़ रहा है आपको पता है, बैंक में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, आरडी में कितने मिलता है, ये चीजें आपको उनसे पूछनी है। वो लोग आपको बताएंगे फिक्स डिपॉजिट, आरडी, बिकॉज दे आर मास्टर अबाउट दिस थिंग, कि मोस्टली इंडिया में लोग और स्पेशल टीचर्स हैं एफडी करते हैं। उसके बाद में आपको उनको टाइम वैल्यू ऑफ द मनी का कंसेप्ट बताना है कि आपका पैसा जो बैंक में है, वो बैंक में अगर 4% कमा रहा है तो उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखिए, कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा। फिर डिजिटल पेमेंट के बारे में पूछना है, डू यू नो अबाउट द डिजिटल पेमेंट और दिस, मोस्टली पीपल नो अबाउट दिस थिंग्स। डिजिटल पेमेंट में डिस्कस करना है जैसे मोबाइल वॉलेट क्या है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है जहाँ पे हम कार्ड स्वैप करते हैं, यूपीआई, एक मोबाइल नंबर डाल के, या डिफरेंट तरीके हैं यूपीआई के थ्रू ट्रेड यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के, तो उनके बारे में भी अवेयर करवाइए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में मोस्टली लोग अवेयर हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ये रियलाइज करवाना है कि इसकी सेफ्टी भी आप लोगों को रखनी है। इसके बाद में आप लोगों, ये जो पासवर्ड वगैरह जो है, जो हमने भी डिस्कस किया कि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आपको कंसर्न रखना है, वो आप ये चीजें आप लोगों को बताइए। फिर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करना है कि लाइफ इंश्योरेंस किस किस के पास है। मोस्टली लोग जिनके पास होगा वो बोलेंगे कि यस हमारे पास है, दे विल हैंड, एक हैंड रेज वो कर सकते हैं। बट आपको बोलना है कि क्या आपको पता है कि इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेने से पहले कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, एजेंट को डिसाइड मत करने दो कि आपको कौन सा इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस की रियल डेफिनेशन आप उनको बताइए, दिस इज नॉट सेविंग, इट इज सिक्योरिटी। और सबसे सस्ता इंश्योरेंस है जिसको टर्म इंश्योरेंस है, वो आप लोगों को बताना है। बिकॉज मोस्टली पीपल के पास एंडोमेंट पॉलिसी होती है इंश्योरेंस में। थोड़ा सा अगर आप इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे तो एक मनी बैक प्लान होते हैं, उनको एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। दूसरा एक टर्म, प्योर टर्म इंश्योरेंस है, प्योर प्रोटेक्ट जो है ये टर्म प्लान है। तो टर्म प्लान के बारे में जरूर बताइए आप उनको। इसके बाद में आपको बताना है कि खुद से कैलकुलेट करना अपने घर जाके कि आपकी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है, करंट इनकम इंटू 10 करके उसको जोड़ लें और आपके इंश्योरेंस की वैल्यू निकल जाएगी। एंड यू विल से विद कॉन्फिडेंस कि मोस्टली लोग अंडर इंश्योर्ड मिलेंगे, कि किसी की वर्थ बनती है 1 करोड़ की, बट उसके पास इंश्योरेंस 50 लाख का भी नहीं मिलेगा। ये आप उनको अच्छे से बोल सकते हैं। उसके बारे में इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्रिटिकल इलनेस कवर है या नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बतानी है। सिर्फ अच्छे अच्छे कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए आज के टाइम में तो जो कोविड-19 आया उसने तो लोगों की आंखें ही खोल दी हैं। उससे पहले भी डेंगू 5-5 लाख रुपए में ठीक हुआ है, अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें। बेसिकली हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और आपके एटीएम में जब तक पैसे हैं तब तक वेंटिलेटर पे आप हो। बेटर है कि आपका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए। एक फैमिली फ्लोटर आप उनको बता सकते हो, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना है, सिर्फ आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इसके बाद में
हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसके बाद जो पैसा बचता है उसका क्या करें। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा अवेयर कराना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो देखो बूढ़ा सबको होना है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। एटलीस्ट व्हाट यू नीड टू डू, जितनी केयर आपने आपके पेरेंट्स की है, ये तो आप मान लें कि आपके बच्चे इतनी नहीं करने वाले हैं। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से आज इंडिया में जो चीजें अभी चल रही हैं आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ेंगी, कि न्यूक्लियर फैमिली का जो टाइम आ रहा है। तो आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद करनी है। अभी तो गवर्नमेंट ने भी पेंशन देना बंद कर दिया है 2004 के बाद। तो रिटायरमेंट का थोड़ा एहसास आपको करवाना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद भी आपके लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। इसके लिए आप अभी से सोचना शुरू कर दो, कम पैसे में आपको एक अच्छा कॉर्पस मिल जाएगा। अब उसके पीछे रीजन क्या क्या है जो हमने डिस्कस किया कि एवरेज एज जो है पहले 70 साल थी और 2050 तक 75 अराउंड आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द बेटर मेडिकल फैसिलिटी। अब आप यूरोप में देखेंगे, आप जापान में देखेंगे, जर्मनी में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर। तो इंडिया में भी बेटर मेडिकल फैसिलिटी हो गई हैं धीरे धीरे। अब इसकी वजह से कि आप लंबे टाइम तक जिएंगे, आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। कल को बेटा विदेश में है, बेटी चली गई है शादी करके, तो आपको किसी के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पे अभी से फोकस करना चाहिए। फिर कुछ मेडिकल एक्सपेंस जो हैं उनकी बारे में आप डाटा दिखा सकते हो कि आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो हाई पे हाई चल रहा है। इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा आप उनको समझा देना कि देयर आर टू काइंड ऑफ द इन्फ्लेशन। एक डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, एक सीपीआई होता है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट के फिगर्स होते हैं इवन रियल में तो उससे भी ज्यादा होता है। और ये इन्फ्लेशन दिखता नहीं है, बट आपके 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 5 साल में ये कहता है कि 73,000 रह जाएगी, 10 ईयर्स में 54 रह जाएगी, 15 साल में 39,500 रह जाएगी। आप उनको याद करवाइए कि जब आप लोग पढ़ते थे 100 रुपीज का नोट कितना बड़ा लगता था, बट आज के बच्चे को 100 दे के देख लो, उसके चेहरे पे स्माइल भी नहीं आएगी। अभी 500 का आप उनको नोट देंगे, वो स्माइल तब उनके चेहरे पे आएगी। आने वाले टाइम में 500 भी बहुत छोटा हो जाएगा, फिर 1000 चाहिए, फिर 2000 चाहिए। सो इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी। इट मीन्स कि जो पैसे की वैल्यू है, परचेजिंग वैल्यू है, वो कम हो रही है। फिर आप उनको एक्सपेंस के बारे में बताइए कि अगर किसी का आज 25,000 रुपीज का एक्सपेंस है तो आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा। एंड हिस्ट्री इज द लाइव एग्जाम्पल कि खर्चे किसी के कम नहीं हुए हैं। जिसके घर में एक बल्ब था आज उसके में 4 बल्ब है। जिसके पास पहले छोटी गाड़ी थी आज उसके पास बड़ी गाड़ी है। जिसके पास छोटा फोन था आज उसके पास बड़ा फोन है। तो लाइफ में हमेशा खर्चे बढ़े हैं, तो ये बढ़े हुए खर्चे कहाँ से कवर होंगे? आप इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकते, आपको आपके इनकम सोर्स बढ़ाने के ऊपर फोकस करना होगा। बस इसी चीज को देखते हुए आप ये कैलकुलेशन जो है उनको समझा सकते हैं कि 6% के हिसाब से आपके खर्चे बढ़े तो 5 साल में 33,700 हो जाएंगे। एक दो एग्जांपल आप याद जरूर रखना, जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है, ब्रेड है, एग्स हैं, मिल्क है। तो धीरे धीरे हर किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है, बट क्या आपकी सैलरी उस रेशो में बढ़ रही है? मोस्टली आंसर नो आएगा, क्योंकि सैलरी से कभी कोई खुश नहीं होता, चाहे कोई 50,000 कमा रहा है, चाहे कोई 5 लाख कमा रहा है। बट आपको ये बताना है कि इस गैप को आप कैसे कवर कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस गैप को कवर कर सकते हो, ये आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वी थिंक व्हाट वी नीड। कि रियली में हम सोचते क्या हैं और होता क्या है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए स्लाइड्स को लेके, व्हाट वी थिंक व्हाट वी नीड, कि हम सोचते हैं कि रियली में हमें कम पैसे की जरूरत रहेगी, बट आने वाले टाइम में
इन्फ्लेशन को देखें, बच्चे की एजुकेशन को देखें, आपकी एजुकेशन कितनी सस्ती हुई थी, अब आपके बच्चे की एजुकेशन का क्या हाल है, आगे और क्या होगा। ये समझाया गया कि आप सोचते हैं आपको कम पैसे की जरूरत है, बट रियल में आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, और हर किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ यही आपको समझाना है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो लोग अवेयर हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करें, और वो अपनी आने वाले टाइम की जो प्रोस्पेरिटी है, जो एक लाइफ स्टैंडर्ड, उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करें, बस ये आपको उनको मोटिवेट करना है। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का कुछ एग्जांपल आप उनको दे सकते हो, कि अगर आपको अभी ये कहता है कि मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ एक्सपेक्टेड 12% रिटर्न, 2.25 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए कहता है आपको 12,000 रुपये चाहिए, 3.17 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको 16,500 चाहिए, बट ये डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है और वहां से आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। इसलिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका खत्म होगा। इट मीन्स आपका कॉर्पस का अमाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उतना छोटा आएगा। ये जैसे केस में दिखाया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल की है, कॉर्पस नीडेड टू मीट द मंथली एक्सपेंस 1.7 लाख फॉर 20 ईयर्स, पोस्ट रिटायरमेंट 2.25 करोड़ हो जाएगा। सेकंड में लाइफ एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्टेंसी है 90 ईयर्स की है, कॉर्पस नीड टू मीट द मंथली एक्सपेंस 1.7 लाख फॉर 30 ईयर्स, पोस्ट रिटायरमेंट 3.17 हो जाएगा। अब ये इसमें क्या बताना चाह रहा है कि व्हेन वी अज्यूम द 7.5 रिटर्न ऑन द कॉर्पस पोस्ट रिटायरमेंट, प्रेजेंट अर्निंग 40,000, बेसिक मंथली एक्सपेंस 25,000, रिटायरमेंट एज 60, प्रेजेंट एज 35, तो 25 साल हैं उसके पास। और पोस्ट रिटायरमेंट कितना टाइम है वो देखिए। तो हमें यहाँ पे क्या समझाना है कि अगर कोई लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करता है और पहले शुरू करता है, उसका कॉर्पस बड़ा हो। इसलिए बेटर है कि अगर कोई पर्सन अंडर 30 है, वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करे। मान लेते हैं उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसको 2 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट पे, तो वो अगर अभी से शुरू करेगा, जितना जल्दी शुरू करेगा उसके पैसे उतने ही कम आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमें सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। इंडिया इज गुड एट सेविंग बट नॉट एट द इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें उनको अवेयर कराना है। देयर इज ए थीन लाइन बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि आप सेव तो कर रहे हो, बट दिस इज हाफ ऑफ द स्टोरी। डोंट थिंक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का सेविंग रेट 30% है, बट इन्वेस्टमेंट का रेट बहुत कम है। 140 करोड़ के देश में यू विल गेट सरप्राइज टू नो कि 8 करोड़ ही डीमेट अकाउंट है, 10 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सब लोग बैंकों के पीछे पागल। आई एम नॉट सेइंग कि बैंक में पैसे नहीं रखने, बैंक में पैसे रख सकते हो, बट कंटीजेंसी प्लानिंग को लेके। बाकी जो पैसे हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए। होता क्या है कि आदमी काम कर रहा है, पैसा आराम कर रहा है। बस आपको ये समझाना है कि आदमी भी काम करेगा, पैसा भी करेगा, तो तरक्की ज्यादा होगी। सेविंग एंड इनकम के बारे में थोड़ा सा आप उनको बताना है कि जो खर्चे हैं उनको निकाल के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो एक्सपेंस हैं, जो आपके एक्सपेंस हैं, वो एक्सपेंस बाद में कीजिए, पहले आप सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाउ टू इंक्रीज योर सेविंग, इस पे ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम आगे चलेंगे, बिकॉज एवरीवन नो अबाउट कि उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको आपकी जो डेली हैबिट्स हैं, एटलीस्ट आपको बस एक चीज समझानी है कि जो ड्रीम की हैबिट होती है उसकी बकेट नीचे से खाली होती है। आपके पास आज एक छोटा फोन है, कल को आप बड़ा फोन लाने की सोचेंगे, थोड़े से दिनों के बाद वो फोन का एक नया वर्जन लॉन्च हो जाएगा, वो भी आपको पुराना लगने लगेगा। आपके पास छोटी गाड़ी है, आप बड़ी गाड़ी की सोचेंगे, फिर उसकी ईएमआई भरेंगे, जब तक उसकी ईएमआई कंप्लीट होगी वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी। तो ड्रीम बकेट इज ऑलवेज एम्प्टी फ्रॉम द डाउन साइड। इसलिए ड्रीम जो है उससे पहले आप अपनी सिक्योरिटी को लेके आइए। जल्दी शुरू करने के फायदे क्या हैं, यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है कि पिया और रिया दो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब एक पर्सन ने शुरू किया है टाइम पीरियड 20 साल के लिए, और सेकंड वन ने किया है 10 ईयर्स के लिए। अब आप देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट ही 5,000 रुपए की करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, टाइम पीरियड 20 ईयर्स है, इन्वेस्टेड अमाउंट इट मीन्स इसने यहाँ पे 12 लाख रुपए इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं।
और एस्टिमेटेड जो रिटर्न है, इट मीन्स कि टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी, ये जो अमाउंट है आप देख रहे हो ये हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको बस ये शो करना है कि जो कम टाइम के लिए कर रहा है उसका जो रिटर्न है वो कम रहेगा। ये जो फिगर्स हैं एक बार इनको प्लीज चेक करके जाइएगा। इसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ आप देख रहे हैं, नो योर ऑप्शंस की आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स है, ये सारी चीजें उनको पता है, बट उनको शुरुआत कैसे करनी है उस चीज के ऊपर आपको जाना है। और द लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन, ये आपको जरूर बताना है, बिकॉज जितने भी ऑप्शन हमने अभी पिछली स्लाइड में देखे थे सभी के ऊपर एक कैप है, अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को छोड़ दें तो, कि मैक्सिमम रिटर्न कितनी दे सकता है। बट गोल्ड के, निफ्टी के ऊपर कोई कैप नहीं है, इट मीन शेयर्स के ऊपर कोई कैप नहीं है, मैक्सिमम रिटर्न कितनी आ सकती है, इट्स ओपन। जैसे इंडिया में लास्ट के 42 ईयर्स में सेंसेक्स ने 17% का रिटर्न दिया, बट कितने लोग हैं जो ले पाए हैं, लोगों के डीमेट अकाउंट ही नहीं है। तो आपको उनको बताना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो, आप डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। निफ्टी का रिटर्न्स यहाँ पे, निफ्टी एंड सेंसेक्स टू आर द बैरोमीटर ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये इसके बारे में बताया गया है। 2022 तक का जो रिटर्न है यहाँ पे आप देख रहे हो। वैल्यू रुपीज 1 लाख इन्वेस्टेड ओवर द ईयर्स, 3 साल में 1.5 लाख हुआ है, 5 साल में 1,90,000 हुआ है, 30 साल में 47 लाख हुआ है। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न निकालें तो 17% के आसपास आएगी। लेकिन आपको ये भी बताना है कि इसमें रिस्क हो सकता है, तो उतने ही पैसे डालें और रेगुलर बेसिस पे डालें जितने अफोर्ड कर सकते हैं, और डिफरेंट कंपनीज में डालना है, ऐसा नहीं कि सिंगल में डालना है। मार्केट इज टू हाई, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल मेक द गुड मनी। लोग आपसे कहेंगे ये तो बड़ा हाई टाइम में पैसे डालने का, आपको बताना है कि रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे डालने हैं। यू कैन आस्क ए क्वेश्चन कि इंश्योरेंस खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, किसी ने पूछा बाबा से, बाबा कहता है मरने से 1 दिन पहले। तो किसी को नहीं पता वो 1 दिन पहला कौन सा। ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में होता है कि आपको नहीं पता कौन से साल बम्पर होने वाले हैं मार्केट के लिए, बट ओवरऑल आपको ये बताना है कि आप ये देखिए 97 में मार्केट 24% करेक्शन हुआ था, फिर भी 12% का CAGR आ गया। ओवरऑल आप देखें 2020 में कोरोना आ चुका है, फिर भी 2020 का रिटर्न 27% है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट हो वो हमेशा ऊपर ही जाती है। आप शॉर्ट टर्म मत कीजिए, उनको बोलना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कंसेप्ट आपको नहीं करना है। आपको बताना है कि अगर आप निफ्टी की, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेटेड नहीं है आप, आपने पैसा बैंक को दिया, आपने LIC को दिया, आपने म्यूचुअल फंड को दिया, आपने रियल एस्टेट को दिया, बट इन सब लोगों ने पैसे के साथ क्या किया, इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। आप चेक कीजिए इंडिया की म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है 39 लाख करोड़ की है, उसमें से हाफ से ज्यादा तो म्यूचुअल फंड बैंक्स के पास है। इंश्योरेंस कंपनी, मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, रियल एस्टेट REIT बन गया है वो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताना है कि किसी भी पर्सन को आप पैसे दे रहे हो उससे बेटर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक अच्छे प्लान में कीजिए, एक अच्छे स्टॉक में कीजिए, अच्छी कंपनी में कीजिए, लेकिन मार्केट को सीख के समझ के। बिना सीखे हुए जाएंगे तो हो सकता है आपके कमाए हुए भी चले जाएं। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बता देना है कि सेबी जो है रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक मार्केट है, इसके पास जैसे स्टॉक एक्सचेंज हैं या फिर डिपॉजिटरीज हैं, ये सेबी एक प्राइम अथॉरिटी है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है, आप ये मान सकते हो। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर होने के नाते मार्केट को, मार्केट के पार्टिसिपेंट को लाइसेंस देना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, मार्केट का डेवलपमेंट करना, ये 3 मेजर वर्क हैं। और ये हायरार्की दिखाई गई है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं उन सभी की चीजें उन्होंने बताई। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ चीजें समझाई गई हैं कि कंपनियां शेयर्स क्यों बेचती हैं, उनको पैसे चाहिए, लोगों को रिटर्न चाहिए। जैसे अब की बात 2022 में अदानी ग्रुप के कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो बस आपको यही बताना है कि स्टॉक मार्केट 2 तरीके की होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है।
प्राइमरी मार्केट में जैसे नया फ्लैट आता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। वो फ्लैट आपने खरीद लिया, अब आप आगे बेच रहे हो किसी पर्सन को, वो सेकेंडरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट से भी आप कमा सकते हो, सेकेंडरी मार्केट से भी आप कमा सकते हो। प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर्स बेचती है लोगों को, सेकेंडरी मार्केट में पब्लिक ही बेच रही है पब्लिक को। अप्लाई कैसे करने आईपीओ? आजकल तो ब्रोकर की ऐप से अप्लाई हो जाते हैं। जिसका भी डीमैट अकाउंट है वो कर सकता है। बैंक अकाउंट से भी अप्लाई हो जाता है एसबीआई फैसिलिटी के थ्रू। अब डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है? किसी भी ब्रोकर को कॉल करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। सारे बैंक्स ब्रोकर हैं इंडिया में, 2600 ब्रोकर हैं, 2600 से भी ज्यादा ब्रोकर्स हैं। खोलने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये सब चाहिए। फिर ये कहता है कि नो योर ब्रोकर, ब्रोकर की वेरिफिकेशन भी कीजिए। इट मस्ट बी सेबी रजिस्टर्ड। ट्रेनिंग के मोड ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, बट वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। चार्जेस क्या क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के ऑथराइज चार्जेस हैं वही चार्जेस ब्रोकर लेता है। जैसे ब्रोकरेज हो गया, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जैसे सेबी टर्नओवर फीस, एक्सचेंज, लाइक दिस। इसके बाद में जो जीएसटी लगता है वो सिर्फ ब्रोकरेज के ऊपर लगता है, बाकी सारे टैक्स टर्नओवर के ऊपर लगते हैं। अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है आज के टाइम में मोस्टली ऑनलाइन हो गया है, तो फिजिकल फॉर्म वगैरह कोई वो रिक्वायर्ड नहीं है। और ट्रेडिंग जो है वो भी 100% ऑनलाइन हो चुकी है। कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर पोस्ट अकाउंट ओपनिंग, आप कॉल करके आप ले सकते हो। इसके अलावा ये बताता है कि अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या मिलेगा। एक यूसीसी जो लिखा हुआ है ये यूनिक क्लाइंट कोड है। उसके बाद एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, लाइक दिस, ये सब लिखा हुआ है। कंप्लेंट की डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट, स्टेटमेंट, वीकली बैलेंस, आपको मैसेज आता रहता है। इट्स लाइक ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, डीमेट में हम शेयर्स रखते हैं, दैट्स ऑल, इट्स फाइन। इस वर्जन के लिए इतना ही हमें बोलना है। व्हाट डू आई रिसीव आफ्टर अकाउंट ओपनिंग? हमें एक वेलकम किट मिलेगी, क्लाइंट मास्टर फॉर्म मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, एक हमें क्लाइंट कोड मिलेगा, एक हमें डीपी कोड मिलेगा जिसमें शेयर्स आएंगे। डीमेट अकाउंट के दो पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट। ये उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हो? बेटर है अपने मोबाइल से ही करें। आप उनको बोलना कि किसी दूसरे पर्सन को अपने डीमेट का आईडी पासवर्ड ना दें। इसमें पैसे कैसे डलेंगे? पैसे आपके ऑनलाइन ही डलेंगे, यूपीआई से डल सकते हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, आपका फोन पे हो गया, नेट बैंकिंग से डल सकते हैं, चेक से डल सकते हैं। ये सारे मोड जो है आपके पैसे डालने के मोड हैं। जैसे ही पैसे डालोगे तुरंत एक्टिव हो जाएगा। बट शेयर्स खरीदोगे तो T+1 में डिलीवरी आएगी। पहले इंडिया में T+2 में डिलीवरी आती थी। टी मीन्स ट्रेडिंग डे। मान लेते हैं मंडे को मैंने शेयर्स खरीदा है, पहले वेडनेसडे को मेरे अकाउंट में आता था। जैसे अमेजोन से आज हमने ऑर्डर दिया, 2 दिन के बाद डिलीवरी मिलती है। बट इंडिया में T+1 का सेटलमेंट लागू हो चुका है। आज मैंने मंडे को शेयर्स लिया तो ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में डिलीवरी आ जाएगी। कुछ शेयर्स अब भी हैं जहाँ T+2 का चल रहा है, ट्रेडिंग +2 डेज। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ व्हाट बेसिस डू यू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटर है खुद रिसर्च करके लें, किसी एडवाइजर के ऊपर, किसी इंदौर से टिप आ रही हैं, गांधीनगर से आ रही हैं, गुजरात से, या फिर कहीं एमपी से, मोस्टली तो इन्हीं जगह से आती हैं। बट हमें किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। जितने आपके पैसे की आपको फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं होगी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को लेके ये कहता है कि रिक्वायर्ड टाइम, एक्सपर्टीज, कांस्टेंट अटेंशन। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें आज के टाइम में, वर्ल्ड में बहुत कम टाइम के अंदर नंबर 1 बन गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम बात करते हैं। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और एक्सपर्ट कैसे होंगे? अलग से नहीं आते एक्सपर्ट कहीं से, ऐसे ही बनते हैं। धीरे धीरे शुरू कीजिए, आप भी एक्सपर्ट बनेंगे। हर महीने कीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, या डायरेक्ट इक्विटी खरीदें। थोड़ा सा टाइम दें, इसको एक बिजनेस समझें। इक्विटी मार्केट को लोग एक सट्टे जुए की नजर से देखते हैं, बस वो फिनोमिना आप लोगों को हटाना है। फिर म्यूचुअल फंड के बारे में बताना है कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक कलेक्टिव पूल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कि पूरे स्कूल में सारे टीचर्स पढ़े लिखे हैं, बट एक पर्सन इकोनॉमिक्स से है, उनको मार्केट की ज्यादा नॉलेज है, उनको
ज़्यादा नॉलेज है किसी इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में, किसी फाइनेंस के बारे में, तो वो हमारे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सब लोग मिलके 5,000 रुपये महीना उनको देते हैं, वो हमारे भी यहाँ पे मार्केट में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट होता है सब में बांट देते हैं, लॉस होता है तो भी सब में बांट देंगे। अब लॉन्ग टर्म को उसको लॉस होगा ही नहीं, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, बिकॉज सब लोग दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, और उसको वो मार्केट में ही लगाना है। यही म्यूचुअल फंड है। 3 टायर स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर में। म्यूचुअल फंड जिन लोगों के पास कम टाइम है, कम पैसा है, कम नॉलेज है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, सारा दिन ऑफिस में बिजी हैं, पैसे कम हैं, बड़े शेयर्स नहीं खरीद सकते, हर कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ नहीं है। माइट भी इक्विटी मार्केट में आपकी गलती हुई, आपको लॉस हो गया, थोड़े दिन होल्ड करना पड़ गया, माइट भी रिकवरी हुई नहीं हुई, बस म्यूचुअल फंड आपको 15 से 25% का रिटर्न अगर आप 3 से 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हो बड़े आराम से देते हैं। बट नो वन कैन टेक द गारंटी, बिकॉज वो फंड मैनेजर भी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देख समझते हैं म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज जो हमने डिस्कस किया वो सभी हैं कि कोई एक्सपर्ट आपके पर्सन को, आपके फंड को देख रहा है। आपको बस एक एग्जांपल देना है, लाइक कुछ अच्छे से एग्जांपल नोट कर लो कि जैसे शादी में कपड़े हम किसी लोकल टेलर से नहीं, ब्रांडेड से सिलवाते हैं, क्योंकि गलती होने के चांस ना हो। बट जब फंड्स की बात आए तो भी अच्छे मैनेजर के फंड्स को, अच्छे फंड्स को खरीदो। अच्छा फंड कैसे निकालें उसके लिए बोलो आप थोड़ा सा R&D करो। किसी भी फंड का नाम नहीं लेना है, किसी भी शेयर्स का नाम नहीं लेना है, किसी भी ब्रोकर का नाम नहीं लेना है आपको। फिर इसके बाद एनपीएस के बारे में बताना है कि एनपीएस जो है, नेशनल पेंशन सिस्टम, 2004 के बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आए हैं उनकी भी पेंशन नहीं है, डिफेंस सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो। एनपीएस के फायदे क्या हैं, एनपीएस है क्या, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना है। न्यू पेंशन जो सिस्टम है आपका बन गया है, इसी को नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके 2 टायर होते हैं, एक टायर 1 है, एक टायर 2 है। टायर 1 आपका रिटायरमेंट है, टायर 2 आपका सेविंग है। फिर इसमें मोड ऑफ जो रिस्क प्रोफाइल है वो 3 तरीके के। एग्रेसिव मीन्स जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इनका 75% पैसा जो है वो आपका इक्विटी में लगेगा। मॉडरेट वाले जो है इनका 50% पैसा लगेगा, और जो कंजर्वेटिव है उनका 25% पैसा इक्विटी में लगेगा, 75% डेट में लगेगा। तो आपको ऑटो सेलेक्ट कर देना है। एक बिगिनर्स को बोलना है कि ऑटो सेलेक्ट कर दो, वो अपने आप करते रहेंगे एनपीएस के अंदर में। वो सबसे बेटर है। एनपीएस का अकाउंट घर बैठे खोल सकते हो, एनपीएस ऑनलाइन लिखिए अकाउंट आ जाएगा। एनपीएस अकाउंट खुलते ही प्रान नंबर मिलेगा, परमानेंट रिटायरमेंट जो आपका अकाउंट नंबर है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझानी है कि एक म्यूचुअल फंड की तरह है। यहाँ भी फंड मैनेजर के पास पैसा गया, वो फंड मैनेजर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अटल पेंशन योजना को बेटर है कि एक लेबर कैटेगरी के वर्ग के लिए कवर करें, क्योंकि 1,000 की पेंशन लेके कोई खुश नहीं होगा। इसको स्किप कर दें। बोलना कि आप किसी लेबर क्लास के पर्सन को बताना चाहते हो तो बताइए, यू आर टीचर, यू आर अर्निंग इन स्टैंडर्ड्स, सो आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर म्यूचुअल फंड को हम कैसे चेक करें, कौन सा म्यूचुअल फंड लें, कितना लें, कब लें। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, एक लमसम होती है, एक ही साथ पैसे डाल दो, एक एसआईपी के थ्रू होती है। तो आपको एसआईपी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लमसम तो वो बोलेंगे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आपको बोलना है ठीक है सर आप लमसम की मत कीजिए, आप हर महीने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000, 4,000, 5,000, जहां भी वो करे वहां पे आप शुरू कीजिए। आपको बोलना है बस आपको शुरू करना है। फिर म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होते हैं। इक्विटी, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो तभी आना। हाइब्रिड इक्विटी और डेट का मिक्स है। डेट मीन्स फिक्स इनकम के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो 5 साल से ज्यादा के लिए इक्विटी को रेफर जरूर कीजिए आप, और 10 साल से ज्यादा है तो इक्विटी में भी कुछ आगे पोर्शन हो जाएगा स्मॉल एंड मिड कैप का, उनको आप रेफर कीजिए। एसआईपी जो है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बस आप लोगों को ये उनको बोलना है। हाउ द रिटायरमेंट प्लानिंग कॉर्पस विल वेरी विथ चेंज इन द रिटर्न। ये देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, अगर वो कम ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका कॉर्पस जो है वो इफेक्टेड हो। ये आपको बताना है कि नंबर ऑफ ईयर 5 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख,
8% पे ग्रो करता है, क्या मिलता है? 10% पे ग्रो करता है, क्या मिलता है? 12% पे ग्रो करता है, क्या मिलता है? 12 से 15% तो एक रियलिस्टिक रिटर्न है, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यस, फ्रॉड, इस पे बड़ा इंटरेस्ट आएगा बताते हुए आपको। आप उनको बोलना कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, आपके नॉन के साथ, फिर स्टोरी शुरू हो जाएंगी। मेरा एक नॉन था, उसको स्टॉक मार्केट से कॉल आया, उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी रिचार्ज करवाने के लिए कॉल आया, उसको एक मेल आया, बहुत सारे लोग बताएंगे। फिर आपको बोलना है कि एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो अवेयर रहे, जो अपना क्रेडिट कार्ड का पिन, जो आपके डीमैट का आईडी पासवर्ड, जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर किसी को ना बताए। आपको बताना है कि किस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। मास मार्केटिंग फ्रॉड, एक साथ 1 लाख लोगों को मेल भेज दी, कोई तो फंसेगा। जैसे मछली वाले जाल फेंकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनवाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा 10 लाख का, बस अपनी बैंक डिटेल भर दो, वो बैंक में जो पड़ा है उसको भी ले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, दो लाओ, दो और लाएंगे, वो दो और लाएंगे, एक नेटवर्क सिस्टम पिरामिड, ये सबसे खतरनाक है। आपकी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, बताइए। ये कंपनी सुबह से हम भागने वाली है, हो सकता है आपका पैसा पूरा हो जाए, बट जो आपकी फेस वैल्यू पाए उनका पैसा पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बेटर है कि आप लोगों को समझाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन इंडिया में क्लियर नहीं है, और मोस्टली कंपनी फ्रॉड कर रही है। इसको पिरामिड सिस्टम भी बोला जाता है। इसके बाद लॉटरी स्कैम। लॉटरी स्कैम थोड़ा पुराना हो गया, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारे स्कैम जो है हो सकते हैं। एक जाम तारा, ये जो फिल्म आई थी, सबका नंबर आएगा, तो मोस्टली लोगों ने जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो आप बताना, इससे लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिलेगी। फिशिंग लिंक, आपके लिंक पे आता है आप लॉटरी जीत गए हो। फिशिंग लिंक कि लोग कॉल करते हैं बैंक के एम्प्लॉय बन के, इंश्योरेंस के एजेंट बन के, बट वो सब फ्रॉड होते हैं। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बिना वजह के पैसे दे रहा है तो वो आपसे लेने की कोशिश कर रहा है, वो देने वाला नहीं है। बस ये समझाना है आपको। इन सारी चीजों को कैसे अवॉइड करना है, वैसे तो बीइंग ए ह्यूमन लालच को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बट आपको बोलना है कि अगर आपके पैसे पे मार्केट के रिटर्न से ज्यादा कोई देने की बात कर रहा है, आपसे कोई मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो आपका हरासमेंट करने वाला है। हरासमेंट करने वाला हमेशा मीठा बन के करता है। वो आपको बुलाएंगे, आपको जाना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपको फोन कट कर देना है। आजकल तो ट्रू कॉलर की फैसिलिटी आ गई, वो बता देते हैं कि कॉल फ्रॉड है। इसके बाद में इन्वेस्टर ड्यू डिलीजेंस, ये जो है थोड़ा सा बताया गया है कि इन्वेस्टर को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका पैसा जब तक आपके हाथ में है वो आपका है। अगर आपने किसी को दे दिया तो रेगुलेटर हो, गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो, वो भी रिकवरी में टाइम लगाते हैं। तो जब तक ही कंट्रोल है, जब तक पैसा आपका आपके पास है, किसी को देने से पहले 6 बार सोचिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, 3 चीजें हमेशा देखिए। सेफ्टी, आपके पैसे अगर सेफ नहीं है तो बाकी चाहे कुछ भी अच्छा हो उसको रिजेक्ट कर दो। ग्रोथ, अगर इन्फ्लेशन से कम ग्रोथ है, उस प्रोजेक्ट को भी लेने का, उस प्रोडक्ट को लेने का कोई फायदा नहीं है, उस प्रोजेक्ट में पैसे डालने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा है लिक्विडिटी, कि सब कुछ अच्छा है बट पैसा गया तो निकल नहीं सकता। भैया, ऐसी चीजों को क्या करेंगे? जैसे रियल स्टेट में मैंने एक 50 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया, बट मेरे बेटे की स्टडी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बेच सकता वहां पे कि लो जी 10 लाख रुपए आ गए। मैंने पीपीएफ में पैसे डाल दिए, मुझे इमीडिएट चाहिए, नेक्स्ट ईयर मैं नहीं निकाल सकता, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो तीनों चीजें देखिए, तीनों चीजें आपको देखनी है। फिर एक नॉमिनेशन के बारे में जरूर बताइए कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, योर हार्ड कोर मनी है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो अ, आपके जो पेरेंट्स हैं, या आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो वाइफ है, उनको आसानी से मिल जाए। इसलिए अपने हर अकाउंट में नॉमिनेशन करके रखिए। सबसे पूछिए कि आपके अकाउंट में नॉमिनेशन है? नहीं मिलेगा, आप उनको बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, करवाइए। ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है, करवाइए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है, बट उनको याद कराने की जरूरत है। ग्रीवेंसीज मीन्स कि अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ, देखिए, अब जब आपने फ्रॉड का टॉपिक निकाला है तो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा, कुछ लोग वहां भी बैठे होंगे। आप बोलना अमाउंट मत बताओ, सिर्फ स्टोरी बताओ कैसे हुआ, सो दैट दूसरे लोग अवेयर हो जाएं।
आप बोलना दूसरे का नाम लेके बता देंगे, टीचर हैं बड़े स्मार्ट हैं। आप तो हो सकता है अभी से ट्रेनिंग कर रहे हो, उनको तो 10-10 20-20 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको समझाना है कि ग्रीवेंसीज मीन्स कि इसका उपचार क्या है, इसकी कंप्लेन कब कहाँ कैसे किसको हो सकती है। देखिए कंप्लेन करने के लिए आप उनको बताइए कि इंडिया में डिफरेंट रेगुलेटर हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट की कंप्लेन है तो सेबी को जाएगी, सेबी ने भी टोल फ्री नंबर किया है, बोलना सर्च करके देखना सेबी का टोल फ्री नंबर 1800227575 मिलेगा। सेकंड बोलना है अगर इंश्योरेंस की कंप्लेन है तो आईआरडीए को जाएगी, बैंकिंग की कंप्लेन है तो आरबीआई को जाएगी, चिट फंड की है तो लोकल अथॉरिटी को जाएगी। तो आपको समझाना है कि पहले आप ये देखिए कंप्लेन किसकी है, उस कंप्लेन के कस्टमर केयर क्या नंबर अवेलेबल, जैसे बैंक का कस्टमर केयर होता है, स्टॉक ब्रोकर का कस्टमर केयर होता है, इंश्योरेंस का कस्टमर केयर होता है। तो आपको बस ये समझाना है कि ऑनलाइन भी डल सकती है, ऑफलाइन भी डल सकती है, कॉल करके भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। कंप्लेन करनी आनी चाहिए, करो या मत करो। सामने वाले को एक बार बोल के तो देखो, सेबी को कंप्लेन करता हूँ स्टॉक ब्रोकर को, हवा टाइट हो जाएगी। इंश्योरेंस एजेंट को बोल के देखना, आईआरडी को रिटर्न में कंप्लेन डालूंगा आपके अगेंस्ट में। बैंक वालों को बोलना कि आरबीआई को कंप्लेन करता हूं, फिर देखो आपका काम कैसे होता कैसे नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके बाद में बोलिए कि ये स्टार्टिंग है, ये एंड नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, बिकॉज ए वेल इन्फॉर्म इन्वेस्टर इज द वेल प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।